नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल और हमास के बीच काहिरा में शांति वार्ता को लेकर परस्पर विरोधी बयान। इजराइल के अधिकारी का हवाला देकर मिस्र के चैनल ने कहा संघर्ष विराम पर बातचीत आगे बढ़ी। हमास ने बातचीत में प्रगति से किया इनकार। रूस ने ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर यूक्रेन के ड्रोन हमले को बताया उकसावे वाली कार्रवाई। रूस ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन पर कार्रवाई करने को कहा। यूक्रेन ने रूस पर फर्जी खबर फैलाने का लगाया आरोप। साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण हुआ शुरू। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए कई जगहों पर लोग हुए एकत्र। 54 देशों में भी दिखेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। रूस में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने के बाद कई इलाकों में आपातकाल की घोषणा। यूराल, साइबेरिया, वोल्गा इलाके में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। राष्ट्रपति पुतिन की स्थिति पर नजर। मोजाम्बिक में नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 96 हुई। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका। कथित हैजा फैलाने की सूचना के बाद नाव पर चढ़ने के लिए भागे थे लोग। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल और हमास के बीच काहिरा में पहले चरण की बातचीत हुई। संघर्ष विराम को लेकर बातचीत किस दिशा में जा रही है, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अगले 48 घंटों में प्रतिनिधिमंडलों के फिर से मिलने की उम्मीद है। वार्ता में अमेरिका के अलावा कतर और मिस्र मध्यस्थ के तौर पर शामिल हुए। इस बीच अमेरिका ने दक्षिणी गाजा पट्टी में इजरायली सेना की कटौती को एक उचित कदम बताया है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर काहिरा में पहले चरण की बातचीत हुई। मिस्र में इजरायली अधिकारियों और हमास प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत के दौरान क्या हुआ, इस पर परस्पर विरोधी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। हालांकि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अगले 48 घंटों में प्रतिनिधिमंडलों के फिर से मिलने की उम्मीद है। हमास के अधिकारी ने कहा कि काहिरा में हुए नए दौर की बातचीत के दौरान संघर्ष विराम के मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हुई। वहीं इससे पहले वार्ता में शामिल मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी का हवाला देते हुए मिस्र के एक टीवी चैनल ने कहा कि काहिरा में हुई वार्ता में समझौते के कई विवादास्पद बिंदुओं पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। काहिरा में हुई वार्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कतर और मिस्र मध्यस्थ के तौर पर शामिल हुए। बातचीत के दौरान हमास ने स्थायी युद्ध विराम, गाजा से इजरायली सेना की वापसी, विस्थापितों की वापसी और गाजा में रखे गए इजरायली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली सहित अपनी मांगों को दोहराया है। यरूशलेम में इजरायल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने काहिरा में हुए वार्ता को नवंबर के संघर्ष विराम के बाद से किसी समझौते के सबसे करीब बताया, जिसके तहत हमास ने दर्जनों बंधकों को मुक्त कर दिया था। इस बीच इजराइल ने दक्षिणी गाजा से और अधिक सैनिकों को वापस बुलाते हुए केवल एक ब्रिगेड छोड़ी है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने विवरण दिए बिना इस बात पर जोर दिया कि रफाह में एक ऑपरेशन होगा। सेनाएं बाहर निकल रही हैं और अपने अगले मिशन की तैयारी कर रही हैं। हमने अल शिफा ऑपरेशन में ऐसे मिशनों के उदाहरण देखे हैं और रफा क्षेत्र में उनके आने वाले मिशन के भी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिणी गाजा पट्टी में इजरायली सेना की कटौती को उचित कदम बताया है। एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रफाह में किसी भी जमीनी सैन्य अभियान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के रुख को दोहराया। अब जब काहिरा में नए दौर की वार्ता जारी है तो बंधकों को छुड़ाने पर कोई सहमति बन सकती है। मिस्र के 2 सुरक्षा सूत्रों ने मिस्र के न्यूज चैनल से कहा कि काहिरा वार्ता में प्रगति हुई है।
सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों ने रियायतें दी हैं जो संघर्ष विराम के लिए एक समझौते का रास्ता खोलने में मदद कर सकती हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ईद से पहले एक मानवीय संघर्ष विराम पर सहमति बन सकती है। दक्षिण चीन सागर में आंख दिखा रहे चीन के खिलाफ दुनिया के 4 बड़े देश फिलीपींस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आ गए हैं और उन्होंने इस समुद्री इलाके में नौसैनिक और समुद्री अभ्यास किया है। वहीं चीन ने भी इन देशों को धमकाने के लिए समुद्र और हवा में बड़े पैमाने पर गश्त शुरू की है। अमेरिका के नेतृत्व में 4 देशों का ये अभ्यास फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री इलाके में किया जा रहा है, जिसमें नौसैनिक युद्धपोत और फाइटर जेट शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से इसी इलाके में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव अपने चरम पर है और ड्रैगन फिलीपींस को लगातार धमकाने में जुटा हुआ है। इस बीच चीन ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस संयुक्त अभ्यास का मकसद हालात को खराब करना है और वहां माहौल को गर्म करना है जहां पर पूरा नियंत्रण है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले की तरह भीषण बना हुआ है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन ने जापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया है। रूस ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन पर कार्रवाई करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों ने भी हमले की बात को स्वीकार किया है। वहीं यूक्रेन ने परमाणु संयंत्र पर किसी भी हमले से इनकार किया है। रूस और यूक्रेन में जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन दोनों देश एक दूसरे पर नियम के विपरीत जाकर हमले का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रविवार को जापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लक्षित करके लगातार 3 हमले किए। ये तीनों हमले नियंत्रित आक्रमणकारी ड्रोन के जरिए किए गए। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस ने हमले के बाद पश्चिमी देशों से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये एक बहुत ही खतरनाक उकसावे की कार्रवाई है। IAEA के कर्मचारी जो मौके पर मौजूद थे वे खुद इस भयावह हमले की पुष्टि कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से की गई ये एक बहुत खतरनाक कार्रवाई है जिसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। ये बहुत अफसोसजनक है कि कीव अभी भी अपनी आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। रूस ने यूक्रेन के इस कदम को सीधे तौर पर अपनी संप्रभुता के खिलाफ हमला माना है। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों ने हालात का जायजा लिया। एजेंसी के सदस्यों ने हमले की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि वर्ष 2022 के बाद ये पहला मौका है जब यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र को हमले से प्रभावित किया गया है। ये हमला स्पष्ट रूप से सुरक्षित परमाणु संयंत्र के वातावरण पर सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं यूक्रेन ने परमाणु संयंत्र पर किसी भी हमले से इनकार किया है। यूक्रेन के खुफिया विभाग के अधिकारी ने दावा किया कि रूस ने अपने फायदे के लिए खुद ही हमले को अंजाम दिया है। परमाणु संयंत्र हमले पर वार पलटवार के बीच रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाने पर लेते हुए लगभग 2 दर्जन ड्रोन हमले किए। इस हमले में यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण ढांचे को भारी नुकसान झेलना पड़ा। हमले के बाद ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र में एक रसद और परिवहन सुविधा और एक गैस स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि यूक्रेनी सुरक्षा प्रणाली ने ओडिशा, माइकोलेव, जाइटोमीर के क्षेत्रों में रूस के 24 में से 17 ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, वहीं रूस के यूराल, साइबेरिया, वोल्गा और मध्य इलाके में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। इन इलाकों में कई बांध भी टूट गए हैं। रूस की सरकार के अनुसार 10,400 से ज्यादा घर बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। रूसी प्रशासन ने बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए कजाकिस्तान के पास बसे ओरेनबर्ग क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की है। 2 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन से युद्ध कर रहा रूस अपने यहां बाढ़ की विभीषिका भी झेल रहा है। रूस का समारा इलाका बाढ़ के पानी से पूरी तरह डूबा नजर आ रहा है। दूर तक चारों तरफ पानी ही पानी है। यूराल नदी में बाढ़ आने से आसपास के गांवों में पानी घुस जाने से कई लोग अपने घरों में फंस गए हैं। पानी का दबाव बढ़ने के कारण ओसर्क इलाके में बांध टूट गया था।
अब कई और बांध टूटने की खबरें भी आ रही हैं। रूस की सरकार ने कहा है कि बाढ़ से यूराल, साइबेरिया, वोल्गा और मध्य इलाका काफी प्रभावित हुए हैं। साथ ही 10,400 से ज्यादा घर बाढ़ की चपेट में आ जाने की भी खबर है। कुर्गन क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बेहद प्रतिकूल है। क्षेत्रीय केंद्र सहित 6 नगरपालिका जिले संभावित बाढ़ क्षेत्र में हैं, जिनमें 18,000 से अधिक आबादी वाले 62 बस्तियां हैं। इन क्षेत्रों को सबसे अधिक अलर्ट मोड पर रखा गया है। रूसी प्रशासन ने बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए कजाकिस्तान की सीमा के पास स्थित ओरेनबर्ग क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की है। इस इलाके से लगभग 7,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। खबरें हैं कि बाढ़ का पानी ओरेनबर्ग शहर तक पहुंच गया है और लोग तेजी से बढ़ते हुए पानी को देखकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इस बीच ट्यूमेन क्षेत्र के गवर्नर ने भी आपातकाल की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ओरेनबर्ग, कुर्गन और ट्यूमेन इलाके में बाढ़ से निपटने के लिए विशेष आयोग बनाने का निर्देश दिया है। पुतिन बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ब्रिटेन में कैथलीन तूफान के बाद पियरिक तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पियरिक तूफान ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिम हिस्से में दस्तक दे रहा है। फ्रांस की तरफ से दिए गए नाम वाला ये तूफान तेज बारिश और तेज हवा वाला मौसम लेकर आ रहा है। देश के कुछ हिस्सों में तूफान कैथलीन की तबाही के कुछ ही दिनों बाद वेल्स की ओर तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। अटलांटिक से आने वाले कम दबाव के अगले क्षेत्र को पियरिक तूफान कहा गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच वेल्स तट के अधिकांश हिस्से के लिए हवा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। उत्तरी अमेरिका में साल के पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग एकत्र हुए हैं। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में लोग सूर्य ग्रहण देखने की तैयारी में हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के बीच 185 किलोमीटर के स्ट्रेच पर दिखाई देगा। अमेरिका में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए जगह जगह पर लोग एकत्र हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए कई राज्यों की लोकल अथॉरिटी ने इमरजेंसी लगाई है। दक्षिण कोरिया ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपना दूसरा सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि उपग्रह को रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। स्पेस एक्स के साथ एक अनुबंध के तहत दक्षिण कोरिया को 2025 तक 5 जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करने हैं। दक्षिण कोरिया का पहला जासूसी उपग्रह पिछले साल दिसंबर में प्रक्षेपित किया गया था। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच सैन्य जासूसी उपग्रह छोड़ रहा है। और आइए अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। अफ्रीकी देश रवांडा में 1994 में भीषण नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार में करीब 10 लाख लोग मारे गए। इस भीषण नरसंहार के 30 साल बाद रवांडा की राजधानी किगाली में राष्ट्रपति पॉल कागामे ने नरसंहार स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनकी पत्नी के अलावा अलग अलग देशों से आए 37 अतिथि भी मौजूद रहे। भारत में भी दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को रवांडा के झंडे के रंगों से रोशन किया गया। तारीख 7 अप्रैल 1994। अफ्रीकी देश रवांडा गवाह बना दुनिया के सबसे भीषण नरसंहार का। 7 अप्रैल से शुरू हुए और महज 100 दिनों तक चले नरसंहार में करीब 10 लाख लोग मारे गए। इसे मानव इतिहास का भीषण नरसंहार कहना गलत नहीं होगा। इस भीषण नरसंहार के 30 साल बाद रवांडा की राजधानी किगाली में राष्ट्रपति पॉल कगामे ने नरसंहार स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनकी पत्नी के अलावा अलग अलग देशों से आए
37 अतिथि भी मौजूद रहे, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने किया। इस स्मारक पर करीब 2.5 लाख लोगों के स्मृति अवशेष मौजूद हैं। रवांडा के राष्ट्रपति ने भारी मन से नरसंहार में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। हमारा मन काफी दुखी है। हम नरसंहार में मारे गए लोगों को याद करते हैं। हमारे नुकसान की भयावहता से देश पूरी तरह से स्तब्ध था। हमने जो सबक सीखा वो हमारी स्मृति में अंकित है, लेकिन हमारे देश ने जबरदस्त प्रगति की है और हमने अपने राष्ट्र को फिर से पुनर्जीवित किया है। 7 अप्रैल 1994 में रवांडा के प्रेसिडेंट हेबी अरिमाना और बुरुंडियन के प्रेसिडेंट सिप्रिन की हवाई जहाज पर बोर्डिंग के दौरान हत्या कर दी गई थी। उस समय हुतू समुदाय की सरकार थी और उन्हें लगा कि ये हत्या तुत्सी समुदाय के लोगों ने की है। इनकी हत्या के दूसरे ही दिन पूरे देश में नरसंहार शुरू हो गया। हुतू सरकार के सैनिक भी इसमें शामिल हो गए। उन्हें तुत्सी समुदाय के लोगों को मारने का हुक्म दिया गया। इस नरसंहार के कुछ ही दिन में 10 लाख से भी ज्यादा तुत्सी समुदाय के लोगों को मार दिया गया। हालांकि इस नरसंहार से बचने के लिए रवांडा के लाखों लोगों ने भागकर दूसरे देशों में शरण ले ली थी। इस नरसंहार ने रवांडा को बर्बाद कर दिया था। लाखों परिवार उजड़ गए थे। ये इतना भयानक था कि आज भी यहाँ के लोग उस हादसे को याद कर सहम उठते हैं। रवांडा की राजधानी में इस नरसंहार की 30वीं बरसी पर नरसंहार में मारे गए लोगों की याद में मोमबत्ती जलाई गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे। भारत ने अफ्रीकी देश रवांडा के साथ एकजुटता दिखाते हुए यूनेस्को की धरोहर स्थल सूची में शामिल दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को रवांडा के झंडे के रंगों से रोशन किया। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में कल देर रात एक नाव समुद्र में डूब गई। हादसे में 96 लोगों की मौत हो गई। इनमें कई बच्चे हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नाव में 130 लोग सवार थे। बचाव प्रयास अभी भी जारी हैं। नाव यात्रियों में कुछ लोग एक मेले में भाग लेने जा रहे थे। कथित हैजा फैलने की गलत सूचना के कारण लोग घबरा गए और भागने की कोशिश में नाव पर चढ़ गए। आमतौर पर इस नाव का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए होता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। आबू धाबी के एक शॉपिंग सेंटर में दीवारों को विभिन्न प्रकार की पेंटिंग से सजाने का काम जारी है। इस पहल के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाया जा रहा है और स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने का लक्ष्य है। इन म्यूरल पेंटिंग्स के जरिए आबू धाबी की विविध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिलती है। अबू धाबी का मदीनत जायद शॉपिंग सेंटर। इस शॉपिंग मॉल की दीवारों पर म्यूरल पेंटिंग बनाकर खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। अबू धाबी कैनवास इनिशिएटिव के तहत शहर के प्रमुख क्षेत्रों और सड़कों के किनारे भित्ति चित्र बनाकर रंग भरा जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य पूरे शहर को एक कैनवास के रूप में बदल देना है। साथ ही इस पहल के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है। इस साल डिपार्टमेंट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एंड ट्रांसपोर्ट ने इस पहल की शुरुआत की। अबू धाबी कैनवास इस तथ्य से प्रेरित था कि कला समुदायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कई अध्ययन हैं जो समुदायों और विभिन्न क्षेत्रों में कला के मूल्य और लाभों को साबित करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एंड ट्रांसपोर्ट ने स्थानीय कलाकारों के साथ जुड़ने और अबू धाबी में हमारी संपत्ति के बाहर एक कैनवास बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अबू धाबी कैनवास इनिशिएटिव के तहत अमीराती और स्थानीय कलाकारों का उत्साह देखते ही बन रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में लगभग 800 घंटों तक काम करने के बाद इन कलाकारों ने तरह तरह की आकृति उकेरी है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करना है। इन म्यूरल पेंटिंग के जरिए अबू धाबी की विविध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी
देखने को मिलती है। इसे बनाने वाले कलाकार कभी कभी राहगीरों को भी मौका देते हैं कि वो भी इसमें रंग भर सकें, ताकि वो उन्हें हमेशा के लिए याद रहे। पेंटिंग के बारे में मेरी पसंदीदा बात यह है कि यह लोगों के साथ बातचीत को बढ़ावा देती है। कभी कभी वे पूछते हैं, यह कौन सी पेंटिंग है, आपके लिए इसका क्या मतलब है। कभी कभी मैं पेंटिंग पर छाप छोड़ने के लिए लोगों को हमारे साथ पेंटिंग करने का भी मौका देती हूँ। स्थानीय लोग जहां एक तरफ म्यूरल पेंटिंग में अमीराती विरासत की झलक देख रहे हैं, वहीं बाहर से आने वाले पर्यटक इसे एक अच्छी पहल मान रहे हैं। अबू धाबी में बस स्टॉप और ऐसे ही कई सार्वजनिक जगहों पर पेंटिंग बनाकर एक नई पहचान दी जा रही है। यह म्यूरल अमीरात की विरासत और अमीरात की अच्छाइयों को दर्शाता है। मेमना ले जा रही अमीराती महिला, जो कि पिछले सालों तक अमीराती लोगों का मुख्य आधार थी और जिसके कारण हम सभी इस देश में विकास कर सके हैं। 2-3 दिन से देख रहा हूं कि वे पेंटिंग बना रहे हैं। ये वाकई अच्छी पहल है। इससे शहर अच्छा दिखता है। आप जब बस का इंतजार कर रहे हैं तो आप तस्वीर ले सकते हैं। बाहर से लोग इसे देखने आना भी पसंद करेंगे। मुझे ये काफी पसंद है। अबू धाबी में 3 दर्जन से ज्यादा बस स्टॉप पर अलग अलग डिजाइन बनाकर एक नया रूप दिया गया है। इसके अलावा सड़क के किनारे दीवारों पर भित्ति चित्र बनाकर बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के बीच रंग भरने का काम किया गया है। ये एक तरह से अमीरात की सांस्कृतिक विरासत की झलक को दिखा रहा है, वहीं स्थानीय लोगों की प्रतिभा को भी सामने लाने का काम कर रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। क्यूबा के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी एरिक हर्नांडेज ने अनूठा विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास किया है। 56 वर्षीय एरिक हर्नांडेज ने हवाना के एक होटल में 12 घंटे और 6 मिनट तक फुटबॉल के साथ करतब करते हुए रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया। इस रिकॉर्ड के जरिए एरिक हर्नांडेज युवाओं को संदेश देते दिखे कि दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास से कुछ भी किया जा सकता है। जज्बा और इच्छा शक्ति हो तो किसी भी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है। क्यूबा के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी एरिक हर्नांडेज ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। हाल ही में क्यूबा के इस मशहूर खिलाड़ी ने एक ऐसा अनूठा विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास किया जिसकी चर्चा खेल प्रेमियों के बीच प्रमुखता से हो रही है। 56 वर्षीय एरिक हर्नांडेज ने 6 अप्रैल को हवाना के एक होटल में 12 घंटे और 6 मिनट तक फुटबॉल के साथ करतब करते हुए रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत होता है। शुरू में ये मेरे लिए थोड़ा कठिन रहा, हालांकि बाद में मैं काफी सहज होने लगा। रिकॉर्ड का अंतिम समय काफी थका देने वाला था, लेकिन ये काफी रोचक भी था। मैं फिर यही कहूंगा, बस शुरू का कुछ समय थोड़ा मुश्किल होता है। फुटबॉल से किया जा रहा ये करतब कीपी अपीज या किकअप के नाम से जाना जाता है। इस रिकॉर्ड के जरिए एरिक हर्नांडेज युवाओं को संदेश देते दिखे कि दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास से कुछ भी किया जा सकता है। एरिक ने इस रिकॉर्ड को फीफा के अधिकृत रेफरी और कई प्रतिष्ठित खेल हस्तियों की मौजूदगी में पूरा किया। यह रिकॉर्ड सुबह 8 बजे शुरू हुआ और रात 8:06 पर खत्म हुआ। एरिक हर्नांडेज ने 12 घंटे के अलावा अंतिम के 6 मिनट और 10 सेकंड के दौरान केवल अपने पैरों का उपयोग करके ड्रिबलिंग कर रहे थे। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो खिलाड़ी और रेफरी को मानसिक रूप से थका देता है। हमें इस रिकॉर्ड के लिए कई रेफरी की जरूरत थी, लेकिन एरिक ने इसे इतनी बेहतरीन ढंग से किया कि इसकी कमी महसूस ही नहीं हुई। क्यूबा के इस खिलाड़ी ने तय समय सीमा में कीपी अपीज के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के साथ ही एक नए रिकॉर्ड को बनाने में भी सफलता पाई है। हालांकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से अभी एरिक के रिकॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एरिक के नाम अभी भी 30 सेकंड के समय के भीतर सिर से फुटबॉल को हवा में ज्यादा बार उछालकर मारने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बरकरार है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात।
देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव, तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर बसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान। फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस के रंग डीडी न्यूज के संग। चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।